हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ मैनिया। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है आपका इमरजेंसी। ठीक है, जो आपके भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 18 में डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, हम देखेंगे कि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके कितनी तरीके की इमरजेंसीज हमें बताता है और एक एक करके हम जो है इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है मैं आपके दो पार्ट्स में डिफाइन करूँगी। ठीक है, एक पार्ट में मैं आपकी नेशनल इमरजेंसी और दूसरे पार्ट में मैं आपकी स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को समझाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यू ऑल नो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमें तीन तरीके के इमरजेंसीज को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी भारत का संविधान जो है वो हमें तीन तरीके की इमरजेंसी यानी आपातकालीन बताता है। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये आपके अंडर आर्टिकल 352 में डिफाइन की गई है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो आपका 356 में आ जाता है यानी अंडर आर्टिकल 356, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आपका अंडर आर्टिकल 360 में आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, आइए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी आपका पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करता है। तीन तरीके की आपकी इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आपके 352 में डिफाइन की गई है, प्रेसिडेंट रूल आपका 356 में डिफाइन किया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 360 में डिफाइन की गई है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी कब होती है? नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होती है ड्यू टू वॉर, जब कोई जंग हो जाती है, वॉर हो जाती है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाता है, या फिर कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है। अगर ये तीन कंडीशन आपकी कंट्री में हो रही हैं, यानी इंडिया में अगर ये तीनों कंडीशंस की नौबत आती है तो आपके नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज करा दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट रूल कब होता है? प्रेसिडेंट रूल जब अप्लाई किया जाता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है किसी स्टेट में, यानी स्टेट में जो है आपका कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपके लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, या वहाँ की सरकार नहीं रहती है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस आती हैं उन्हें प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, जब भी आप अपना कोई आंसर लिख रहे हो या अपना कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, ये आप नोट्स मत समझो, इनको समझो कि आपको इनके आंसर इसी तरीके से ही लिखने हैं। सबसे पहले आप ये डिफाइन करोगे पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से पार्ट 18 है, तीन तरीके की बताता है, ये तीन तरीके के। उसके बाद आप डिफाइन करोगे इंट्रोडक्शन। देखो, आपका ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है जी, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा। ठीक है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखो, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम्ड कर देता है इमरजेंसी, यानी लागू कर देता है इमरजेंसी। कब? अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी जब वो मुतमईन हो जाता है। उर्दू वर्ड होता है इसका मुतमईन, हिंदी वर्ड मुझे आ नहीं रहा है, बट आप समझ जाओ। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो आपके इमरजेंसी को लागू कर सकता है, प्रोक्लेम कर सकता है, जब वो मुतमईन यानी सेटिस्फाई हो जाता है कि इंडिया की या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटेंड में है। बहुत इजी वे में समझाया है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर देता है इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि भारत या उसके किसी राज्य की, भारत या उसके किसी हिस्से की सिक्योरिटी को खतरा है, थ्रेटेंड है। ठीक है, तब आपका प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। अब देखो किन किन ग्राउंड पे इमरजेंसी इम्पोज कर देता है, इसमें हम आपके नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी अब देखो किन किन ग्राउंड्स में कर देता है। देखो, ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, अगर वॉर हो जाती है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाता है, या फिर आपका आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है। अगर ये तीन ग्राउंड्स होते हैं तो आपकी एक नेशनल इमरजेंसी क्या की जा सकती है? इम्पोज की जा सकती है। तो आपकी क्या की जा सकती है? आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपकी इम्पोज की जा सकती है इन तीन ग्राउंड पे। कितने ग्राउंड पे? इन तीन ग्राउंड्स के ऊपर। ठीक है, और ये तीन ग्राउंड्स जो हैं वो आपके इनफ है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए। यानी अगर इन तीन ग्राउंड में से कोई भी सिचुएशन जो है वो आपकी अपीयर हो रही है तो आपका प्रेसिडेंट जो है वो आपका प्रोक्लेम कर सकता है, लागू कर सकता है इमरजेंसी को। ये तीन कारण जो है पूरे इनफ हैं,
यानी आपके बहुत हैं कि आपके एमरजेंसी को लागू करने के लिए, ठीक है। चलो एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉर को। वॉर क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ठीक है। हम स्टेट की, देखो मैं ऐसे बात कर रही हूँ, जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं ना तो हम कंट्रीज़ को भी स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट वही समझना। फॉर एग्जांपल ये ए जो है वो इंडिया है और बी जो है वो पाकिस्तान है, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हो गई। अब इन दोनों के बीच में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ है टू यूज़ आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ है, यानी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है ऐलान कर दिया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है अब आर्म्ड फोर्सेस का, यानी अपनी सेना का, अपने हथियारों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाती है वॉर। यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को, एक कंट्री इंडिया है, दूसरी कंट्री आपकी पाकिस्तान है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐलान कर देती हैं कि हम दोनों में जंग शुरू हो रही है और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी सेनाओं का, आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करेंगे, तो वो कहलाती है आपकी वॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल अग्रेशन। एक्सटर्नल अग्रेशन देखो क्या होता है। एक्सटर्नल अग्रेशन का काफ़ी वाइड मीनिंग होता है, यानी अगर आप एक्सटर्नल अग्रेशन वर्ड को देखोगे ना तो इसका बहुत वाइड मीनिंग निकलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग मीनिंग निकलेगा, बट हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो both countries don't give any formal declaration of using armed forces but one country continuously used armed force on other country, ठीक है। देखो वॉर क्या होती है, जब दोनों कंट्रीज फॉर्मल डिक्लेरेशन दे देती हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन का मतलब ये होता है कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ ये फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी कॉन्टीन्यूसली एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ कर रहा है। एग्जाम्पल से समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका ये है इंडिया, ठीक है, ये है आपका पाकिस्तान। अब इन दोनों ने एक दूसरे के बीच कोई भी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं दिया है, ठीक है, यानी दोनों ने एक दूसरे से कोई ऐलान नहीं करा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, पाकिस्तान लगातार इंडिया के ऊपर जो है गोलीबारी कर रहा है, ठीक है, लगातार आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहा है, अपनी सेना को भेज रहा है अंदर। तो इस तरीके के, यानी इन दोनों के बीच में कोई ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी एक देश जो है वो आपके दूसरे देश के ऊपर कोई ना कोई आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ कर रही है, किसी तरीके से आपके इन दोनों के बीच के रिश्ते को ख़त्म करने की या ख़राब करने की कोशिश कर रही है, ज़बरदस्ती भारत में घुसने की कोशिश कर रही है। तो ये एक्सटर्नल अग्रेशन होता है कि कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक देश जो है बिना किसी ऐलान के दूसरे देश के ऊपर हमला किए जा रहा है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। वॉर मतलब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐलान कर दिया है। एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब दोनों ने ऐलान नहीं किया है, बट फिर भी एक देश जो है लगातार दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है, यानी हमला सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन को देखो इंटरनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। आर्म्ड रेबेलियन को इंटरनल इमरजेंसी देखो क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये मत समझो, ये समझो कि आर्म्ड रेबेलियन को अब इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। देखो ये जो आर्म्ड रेबेलियन वर्ड था ना, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है, और इसे रिप्लेस किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के थ्रू। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पहले पता है क्या होता था, जो जैसे थोड़ी बहुत भी इंडिया में क्या हुआ, थोड़ी भी इंडिया में डिस्टर्बेंस हुई तो इमरजेंसी लगा दी जाती थी। तो ऐसे तो भाई इंडिया तो बहुत बड़ा देश है और उसमें इमरजेंसी मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो ऑब्वियसली होगी। एक बात ये, इतनी सारी पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ, इतने सारे लोग हैं, डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो रहेगी, ठीक है। रिलीजन में रहेगी, पार्टीज़ में रहेगी, पॉलिटिकली रहेगी, या किसी भी अदर मैटर में रहेगी। तो इसके लिए ये थोड़ी है कि आप हर वक्त आप जो है आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव करके आर्म्ड रेबेलियन वर्ड जो था इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो अब ये जो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन है ना, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करते हैं, और जो आर्म्ड रेबेलियन है वो इंटरनल इमरजेंसी की बात करती है। यानी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन जो हो रहा है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी बाहर दूसरी देश की तरफ से जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है, मतलब बाहर के देश या किसी और देश की वजह से भारत में इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन हो रही है, यानी बाहर से देश कोई हमला कर देता है, ठीक है, या फिर दोनों देशों में आपके वॉर हो जाती है। तो वो होती है कि बाहर के बाहर की कंट्री के द्वारा एक्सटर्नल वो रीज़न है, ठीक है। और इंटरनल मतलब भारत के अंदर ही ऐसा कुछ हो जाता है कि इमरजेंसी लागू करनी जो है ज़रूरी हो जाती है। तो ये हो जाती है आपकी इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी इंडिया। अब देखते हैं भारत में, बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। तो देखो, इंडिया में ना 3 बार इमरजेंसी लगी है, ठीक है। 3 बार कब कब इमरजेंसी लगी है? एक लगी है 1962 में, इजीली समझो, कंफ्यूज मत हो। भारत में जो है आपके 3 बार इमरजेंसी लगी है, ठीक है। पहली इमरजेंसी जो लगी है वो 1962 में लगी थी, ठीक है, जब भारत और चाइना का वॉर हो गया था। इसी तरीके से याद करो, पहली इमरजेंसी जो थी भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और भारत और चाइना का युद्ध हुआ था जब लगी थी, ठीक है। नंबर 2 सेकंड इमरजेंसी कब लगती है? जब पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देता है, ठीक है। दूसरी नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब पाकिस्तान इंडिया पे क्या कर देता है? आपका हमला कर देता है। और थर्ड इमरजेंसी जो लगती है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगती है। इसे याद करो भाई, इंदिरा गांधी की वजह से याद कर लो, समझे। पहली लगती है इंडिया चाइना का वॉर होता है, अब वॉर हो रही है यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी है। दूसरा करो, पाकिस्तान भारत पे हमला कर देते यानी एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, तो ये भी एक्सटर्नल इमरजेंसी है। तीसरा जी इंटरनल डिस्टर्बेंस की, यानी इंदिरा गांधी की वजह से भारत में आता है, तो ये क्या है? इंटरनल इमरजेंसी है। याद रहेगा। चलो अब इसे समझते हैं स्टोरी की तरह, और आप लोग इसे याद करना पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। चलो देखो, शॉर्ट में एक और क्लियर कर देती हूँ मैं शॉर्ट में, ताकि तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो। देखो, जो पहली इमरजेंसी लगती है ना वो 6 साल के लिए लगती है, यानी जब भारत और चीन का युद्ध होता है तो वो इमरजेंसी 6 साल के लिए लगती है। फिर जो दूसरी इमरजेंसी आती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान इंडिया पे वॉर कर देता है, वो 5 साल चलती है। और फिर जो तीसरी इमरजेंसी यानी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चलती है, वो 3 साल के लिए चलती है। तो इस तरीके से भी तुम्हें याद रखना है, तो आप लोगों को क्या रहेगा? ईजी रहेगा। चलो देखो, आपकी पहली इमरजेंसी देखो कब लगती है? जब इंडिया जो है वो आपका क्या करता है? चाइना पे वॉर कर देता है, ठीक है। वॉर होता है, इंडिया क्या करता है? अटैक कर देता है चाइना पे। कब करता है जी? अक्टूबर 16 1962 को करता है, ठीक है। चाइना भारत पे हमला कर देता है, कब करता है? अक्टूबर 1962 को। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपने 352 के अंदर इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? 352 के अंदर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं। 352 में कौन सी इमरजेंसी आती है जी? नेशनल इमरजेंसी आती है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है किन ग्राउंड पे हो सकती है? किन ग्राउंड पे जी? वॉर के ग्राउंड पे, एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे, और आपके आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे। तो यहाँ पे किस ग्राउंड पे लगाते हैं? तो वो लगाते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे। तो प्रेसिडेंट 352 में अपनी पावर का यूज करते हुए इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। देखो, प्रेसिडेंट और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 359 अपनी पावर को यूज करते हैं, और जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट है, FR से मतलब फंडामेंटल राइट है, उन्हें क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं, इंक्लूडिंग 20, 21, 22। अब मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी कि आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 20, 21, 22 क्या बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 2 पॉइंट्स क्या हुआ? पहली इमरजेंसी जो लगती है वो इंडिया चाइना की वॉर में लगती है। चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है 1962 में। प्रेसिडेंट जो है अंडर 352 के अंदर इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे करते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट 359 का यूज़ करते हुए सारे के सारे मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 20, 21 एंड 22 को। उसके बाद देखो, ऑल्सो टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट कैन नॉट अप्रोच कोर्ट। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साथ ही साथ आपका प्रेसिडेंट ये भी ऐलान कर देते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, यानी अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करने के लिए, इन्फोर्स दोबारा उन्हें जीवित कराने के लिए कोई भी कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता। यानी लोगों से उनका ये अधिकार भी छीन लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार भी छीन लिया कि आपके इमरजेंसी लग गई है, सबके मौलिक अधिकार ख़त्म है, सस्पेंड है, और इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई भी कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है? मोर देन 200 पीपल अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड। 200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। किस ग्राउंड पे? एक्टिविटीज़ अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। इस ग्राउंड पे कि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो आपके नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी, ठीक है। आगे देखो, नवंबर 1962 में, देखो अभी हम बात कर रहे थे अक्टूबर 1962 में क्या होता है? हमला होता है। फिर बात कर रहे हैं हम अगले ही महीने की, नवंबर 1962 में क्या होता है? ये वॉर ख़त्म हो जाती है, यानी 1 महीने के अंदर अंदर ये वॉर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? फिर भी इमरजेंसी कंटिन्यू होती है, यानी युद्ध तो ख़त्म हो जाता है लेकिन फिर भी जो आपातकालीन है, इमरजेंसी है, उसे चालू कर रखा जाता है, ठीक है, उसे रद्द नहीं किया जा सकता। फर्स्ट इमरजेंसी चल ही रही होती है कि आपके 1965 में इंडिया पाकिस्तान में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी अब 1962 में वॉर ख़त्म हो गई। देखो ऐसे समझो, अक्टूबर 1962 में जी वॉर शुरू हुई,
हमला करा। फिर उसके बाद एक ही महीने बाद नवंबर 1962 में वॉर ख़त्म हो गई। उसके बाद आपके 3 साल बाद, ठीक है, कब, अप्रैल में 1965 में, ऐसे याद करो, ऐसे ये याद होगा। 3 साल बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या हो जाता है जी, उनके बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका जंग में, वॉर में चेंज हो जाता है। कब, सितंबर 1965। अब लगा लो अप्रैल से सितंबर कितने महीने हो गए, उतने महीने बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो एक युद्ध में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब हमने यहाँ क्या बात करी, सबसे पहले हमने 62 में बात करी, फिर हमने 62 नवंबर 62 में युद्ध ख़त्म हो गया। 65 में आपका इंडिया पाकिस्तान के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और आपका 65 के अंदर यानी उसके कुछ महीनों बाद सितंबर 1965 में ये युद्ध में चेंज हो गया। अब उसके अगले साल देखो क्या होता है, अगले ही साल आपके जनवरी 1966 में एक डिक्लेरेशन एग्रीमेंट साइन होता है जिसको ताशकेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान का ये युद्ध भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समझे कुछ बात मैंने क्या बताई। पहला देखो, आप स्टोरी की तरह समझो। 1962 अक्टूबर 1962 में पाकिस्तान का चाइना जो है वो भारत पे युद्ध कर देता है। ठीक है, आपका 352 के अंदर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे। साथ ही साथ 359 का यूज़ करते हुए और आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, और ये कहते हैं कि कोई भी सिटीज़न जो है अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आपके कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता है। साथ ही साथ 200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है इस ग्राउंड पे कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, अब क्या होता है, उसी के एक महीने बाद नवंबर में 1962 में वॉर ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपके एमरजेंसी को हटाया नहीं जाता। अब एमरजेंसी को हटाया नहीं जाता, एमरजेंसी कंटिन्यू ही होती है कि 3 साल बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और आपके कुछ महीनों बाद यानी अप्रैल से सितंबर आते आते ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका एक युद्ध में बदल जाता है, एक वॉर में बदल जाता है। फिर आपके सितंबर के 1965 के बाद उसके अगले साल जनवरी 1966 में एक डिक्लेरेशन साइन होता है जिसको ताशकेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके थ्रू इंडिया पाकिस्तान के बीच भी युद्ध ख़त्म हो जाता है। अब देखो 62 में शुरू हुई, 62, 63, 64, 65, 66, 5 साल तो भैया ये हो गए। अब 5 साल हो गए, पहले ही साल में आपका वो 1 महीने ही तो युद्ध चला था, तब 5 साल तो इमरजेंसी चलती गई। अब क्या हुआ, युद्ध भी ख़त्म हो गया, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, सब हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी इमरजेंसी जो थी वो कंटिन्यू थी, एमरजेंसी को रिवोक नहीं करा। 62 से 66 लगाओ, 5 साल हो गए, 5 साल भी आपकी इमरजेंसी चलती रही। अब क्या हुआ जी, काफ़ी सारे पब्लिक कैंपेन्स होने लगे, अपील्स होने लगी, इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा इंडिया पे, और आखिरकार गवर्नमेंट ने 1968 में इमरजेंसी को रिवोक्ड किया। यानी 1962 से जो इमरजेंसी चली थी वो आपकी 1968 में जाके ख़त्म हुई। और किस लिए इमरजेंसी चली थी जी, चाइना इंडिया के वॉर के लिए, वो तो भाई उसी साल ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो युद्ध चला इतने 6 साल, वो आपके और रीजंस के ऊपर चला। ठीक है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी, और आखिरकार आपके पब्लिक कैंपेन्स होने लगे, अपील्स होने लगी, इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा, और हार के आपके गवर्नमेंट ने 1968 को इस इमरजेंसी को रिवोक्ड करा। तो पहली इमरजेंसी रिवोक्ड कब हुई थी आपकी, वो हुई थी जी 1968 में। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम सेकंड इमरजेंसी की। देखो सेकंड इमरजेंसी जब होती है जब पाकिस्तान जो है इंडिया को अटैक कर देता है। पहली इमरजेंसी क्लियर हो गई, अब देखो सेकंड इमरजेंसी दिसंबर 1971 में। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिया पाक आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो अडॉप्ट करती है कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। ठीक है, क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वही जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था वो दोबारा होने लगता है। ठीक है, जो हमने ताशकेंट एग्रीमेंट से ख़त्म किया था युद्ध, वो ही आपका जो प्रॉब्लम थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वो दोबारा से इंडिया पाकिस्तान के बीच में शुरू हो जाता है। और अब यहाँ बात कर रहे हैं 1971 की। ठीक है, अब क्या होता है, पार्लियामेंट जो है कुछ लॉज जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं और उन्हें इम्पोज करती हैं। ठीक है, अभी लॉज क्या क्या अडॉप्ट करती हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, मीसा हो गया, कॉफ़ी पोसा एक्ट हो गया, या फिर गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो लॉज थे ना वो आपके क्या करती है, अडॉप्ट करती है, और ये सारे लॉज जो थे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड था। ठीक है,
और ये सारे ही लॉज जो थे इंडिया की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे, ठीक है। अब जब ये सारे लॉज जो पास होते हैं तो आपका सेंटर के पास काफ़ी सारी पावर आ जाती है। आफ्टर पासिंग ऑल दीज एक्ट सेंटर हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, और सेंटर इस पावर का मिसयूज़ करते हुए काफ़ी सारे अरेस्ट करती है, कस्टोडियल डेथ होने लगती है, एनकाउंटर होने लगते हैं, काफ़ी सारे इस तरीके के अरेस्ट, कस्टोडियल डेथ, एनकाउंटर, इस तरीके की रिपोर्ट्स आने लगते हैं, ठीक है। सेंटर जो है वो अपनी पावर्स का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करने लगती है। और क्या होता है फिर दोबारा से, क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो क्या हो जाता है, आपका इंडिया पाकिस्तान का वॉर एंड हो जाता है। एमरजेंसी को फिर भी रिवोक नहीं किया जाता, यानी यहाँ पे भी जिस युद्ध की वजह से एमरजेंसी इम्पोज की गई थी वो युद्ध भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन एमरजेंसी को हटाया नहीं जाता है। और कई साल बाद, यानी आफ्टर मैनी ईयर्स, 1974 में, यानी 71 में इम्पोज करी थी और 74 में 3 साल बाद प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रोक्लेम्ड करते हैं, क्या प्रोक्लेम करते हैं कि इट्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एमरजेंसी अंडर मीसा एक्ट नो वन कैन एनफोर्स देयर फंडामेंटल राइट इन कोर्ट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है 3 साल बाद ये प्रोक्लेम करते हैं कि इंडिया के सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इमरजेंसी के दौरान मीसा एक्ट के अंदर किसी को भी अरेस्ट किया गया है या उस पर कोई भी आरोप लगा है अंडर दी मीसा एक्ट, उसके फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराने के लिए उसे कोर्ट नहीं जाया जाएगा, यानी कोई भी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है। यहाँ भी सेंट्रल कोर्ट से उसकी पावर छीन रही थी। और आपके सेकंड एमरजेंसी इससे पहले रिवोक होती कि 1975 में थर्ड एमरजेंसी को प्रोक्लेम्ड कर दिया गया था। मतलब सेकंड एमरजेंसी अभी ख़त्म नहीं हुई कि थर्ड एमरजेंसी आ गई, समझ रहे हो बात। फर्स्ट एमरजेंसी जी आपकी ख़त्म हो गई, वो यहाँ पे पीछे ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हुई, वो आपकी 1968 में ख़त्म हो गई। 1971 में दूसरी लगी, 1975 आते आते, यानी 5 साल बाद भी आपके उसको ख़त्म नहीं किया गया, तो थर्ड एमरजेंसी आपकी आ गई। अब थर्ड एमरजेंसी देखो क्या थी। थर्ड एमरजेंसी जो थी वो आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड थी, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो। थर्ड एमरजेंसी को ऐसे ध्यान रखना कि थर्ड एमरजेंसी जो है वो 3 साल चली थी, यानी तीसरे नंबर की 3 साल चली थी। अब देखो क्या होता है, 25 जून 1975 की रात को, ठीक है, 25 जून 1975 को रात को प्रेसिडेंट जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, 25 जून 1975 की रात को इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड के ऊपर एमरजेंसी को इम्पोज कर देता है। और थर्ड एमरजेंसी इम्पोज होने से कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट एक इलेक्शन पिटीशन के अंदर इंदिरा गांधी को करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर गिल्टी पाते हुए ये हेल्ड करती है कि उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया जाता है कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकती अगले 6 साल तक। समझे, कुछ समझे, कुछ याद आ रहा है। इंदिरा गांधी राजनारायण का केस, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन में, उसमें मैंने केस में डिफाइन कर रखा है। वो केस इसी से ही रिलेटेड है। आपके कुछ थर्ड एमरजेंसी के साथ साथ आपका एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, मुझे अमेंडमेंट एक्ट का नाम ध्यान नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, 31 या समथिंग था, ठीक है। उसमें आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से ही वो रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आपका थर्ड एमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले ही बेसिकली क्या होता है, इंदिरा गांधी के ऊपर एक केस फाइल होता है, ठीक है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है अपना डिसीजन देती है। वो केस जो होता है वो इलेक्शन प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। इंदिरा गांधी को करप्ट पाया जाता है कि वो आपके कुछ इलेक्शन में घोटाला कर देती हैं, ठीक है, और उसका उनको गिल्टी पाया जाता है। अब इंदिरा गांधी जब उसमें गिल्टी पाई जाती हैं तो उनकी पावर छीन ली जाती हैं और उसके बाद आपका अगला इलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आता इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन क्या होता है कि उन्हें किसी भी पब्लिक ऑफिस को से डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ वो अगले 6 साल तक आपका क्या नहीं कर सकती, कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती। अब भाई एक ऑर्डर आया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आया, अब इंदिरा गांधी से बर्दाश्त तो करेंगे नहीं, तो वो क्या करती हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखो मैंने कितना सिंपल तरीके से आपको लिखा है, ये आपके क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। अब आपके इस ऑर्डर के लिए वो अगेंस्ट में अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आप उनका अनलकी कह लिए, बदकिस्मती कह लिए कि सुप्रीम कोर्ट उस दौरान होता है छुट्टी पे, और आपका हाई कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले अपोजिशन जो है वो उनका रेजिग्नेशन मांगने की
डिमांड करने लगता है। जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, अपोजिशन डिमांड करता है फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। अब 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी बिना किसी मीटिंग के, बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन के आपका एक इमरजेंसी लेटर जो है प्रेसिडेंट को भेज देती हैं, और इस टाइम आपका इमरजेंसी को अप्रूव्ड करके प्राइम मिनिस्टर के लिए ही आपके इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया जाता है। दिस टाइम इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ओनली बाय द प्राइम मिनिस्टर। आई बात समझ में। थर्ड इमरजेंसी, इसलिए मैंने कहा था पूरी इंदिरा गांधी से रिलेटेड, इंदिरा गांधी की पूरी कहानी याद कर लो, इसके थ्रू थर्ड इमरजेंसी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, थर्ड इमरजेंसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज, आपकी काफ़ी ज़्यादा पर्सुएसिव और रेस्ट्रिक्टिव वन थी। ठीक है, थर्ड इमरजेंसी ने काफ़ी सारे चेंजेस आए थे, जैसे काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट से पावर भी छीन ली थी अंडर आर्टिकल 71 के। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी इलेक्शन पिटीशन जो है हियर नहीं कर सकते रिलेटेड टू आपके किसके इलेक्शन से, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर और आपके वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल्ड कर दिया गया था, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था। पहली बार था कि पूरा का पूरा अपोजिशन जेल में था, तो भाई पार्लियामेंट में कौन दिखेगा। इनसेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होने लगे बुरी तरीके से। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। ठीक है, प्रेस पे रोक लगा दी गई थी। प्रेसिडेंट की पावर्स को चेंज कर दिया गया था। प्रेसिडेंट को सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए रखा गया था, और प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो था फाइनल एंड बाइंडिंग था, और उनके ग्राउंड्स को चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी प्रेसिडेंट की अगर जो मैंने कहा था ना कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी वो फाइनल और बाइंडिंग होगी, उस प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेफ गार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके काफ़ी सारी चीज़ें जो थी आपके थर्ड इमरजेंसी के थ्रू चेंज की गई थी। ठीक है, उसके अलावा आपके इंडिया की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मीसा एक्ट में काफ़ी सारे डिटेंशन लिए गए थे। ठीक है, अंदर मीसा एक्ट काफ़ी लोगों को जेल में डाला गया था, उनसे उनके अधिकार छीने गए थे, और हार के 23 मार्च 1977 का, यानी 1975 में आपकी ये लागू होती है, और 1977 में इसे रिवोक्ड कर दिया जाता है। आई बात समझ में थर्ड इमरजेंसी की। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। तो आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो होल इंडिया या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में लगाई जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट। अप्रूवल की देखो क्या है, अप्रूवल में सबसे पहले कैबिनेट आती है। ठीक है, कैबिनेट में कौन होते हैं, कैबिनेट में जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। अगर ये दोनों पास कर देते हैं और कैबिनेट सेटिस्फाइड हो जाती है कि आपके जो भी ग्राउंड आपके 352 के अंदर, यानी वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये तीनों ग्राउंड से सेटिस्फाई हो जाती है और इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, तो आपकी जो कैबिनेट है वो आपकी एक रिटर्न एडवाइस देती है। किसको देती है, प्रेसिडेंट को देती है। और अगर वो प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2023 है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। अब ये इमरजेंसी आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। आई बात समझ में। कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये होते हैं, ये पास कर देते हैं, तो आपके प्रेसिडेंट के पास एसेंट पे जाती है। अगर कैबिनेट सेटिस्फाई हो जाती है कि 352 के ग्राउंड जो मेंशन है तीनों, उन तीनों में से कोई भी ग्राउंड से सेटिस्फाई हो जाती है और कहती है कि इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत है, तो आपका प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है उस एडवाइस से, तो वो आपको इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। अब वो इमरजेंसी कब तक चलेगी, ये बात हम इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2023 में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। अब वो आगे कब तक कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब ये पार्लियामेंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो यहाँ मैंने लिखा है कॉन्टीन्यूटी ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की जो आगे चलेगी उसके बारे में क्या होता है। तो देखो पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा राज्यसभा होती है, दोनों होती हैं। ठीक है, ये दोनों आपकी स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी बाय 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये आपका अप्रूव्ड कर देती हैं, तो आपके अगले 6 महीने तक की जो वो है इमरजेंसी है वो वैलिड होगी। और अगर ये आपके अप्रूव्ड नहीं करती हैं, तो दोनों में से अगर एक हाउस भी आपका अप्रूव्ड कर देता है, तो आपका 1 मंथ के लिए वैलिड होती है। देखो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 में इमरजेंसी डिक्लेयर करी। अब ये इमरजेंसी आगे कब तक चलेगी, ये बात पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि आगे कोई और ग्राउंड है, ठीक है, अगर आपका क्या लगता है, पार्लियामेंट को लगता है आगे और ग्राउंड है, तो अगर दोनों हाउस जो है यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव्ड कर देते हैं, तो ये अगले 6 महीने तक चलेगी। यानी जनवरी से शुरू होकर ये कब तक चलेगी, आपके जून तक चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई हाउस में, दोनों में से एक हाउस भी अगर राजी है कि आपके इमरजेंसी आगे होनी चाहिए, तो आपके इमरजेंसी जो है वो 1 महीने तक यानी आपके फरवरी तक वैलिड होगी। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
अब बात करते हैं हम रेवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी को रिवोक्ड कैसे कर सकते हैं, देखो। आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी बट इजी टू रिवोक। जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया ना, तो ये आपका इमरजेंसी को प्रोक्लेम यानी लागू करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन उसको रिवोक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। तो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है, यानी कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है और उसको रिवोक करना है, ख़त्म करना है, तो उसके सिर्फ 2 तरीके हैं रिवोक करने के। पहला तरीका होता है इफ़ प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द ग्राउंड ऑन विच इमरजेंसी डिक्लेयर इज नॉट एग्जिस्ट नाउ। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है जिस ग्राउंड पे इमरजेंसी को लागू किया गया था अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आपकी इमरजेंसी जो थी वो वॉर की वजह से डिक्लेयर की गई थी। अब क्या हुआ, अब इमरजेंसी जो है, अब वॉर ख़त्म हो गई, तो यानी इमरजेंसी को लागू मतलब चालू रखने का या कंटिन्यू रखने का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको इमीडिएटली रिवोक कर सकता है बिना किसी कंसल्टेशन के। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बिना किसी की राय लेके या कंसल्टेशन लेके उसे रिवोक कर सकता है, अगर उससे ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा ये कहता है कि जब लोकसभा डिसअप्रूव्ड कर देती है इमरजेंसी को, एट द सेम डे इमरजेंसी शुड बी रिवोक। अगर लोकसभा जो है इमरजेंसी को डिसअप्रूव्ड कर देती है, यानी ये मानने से खारिज कर देती है, मानने से मना कर देती है, तो उसी दिन लोकसभा जिस दिन डिसअप्रूव्ड करेगी उसी दिन इमरजेंसी को रिवोक्ड कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये मैं बता रही हूँ नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन के। पहला प्रेसिडेंट बिना किसी कंसल्टेशन के कर सकता है, दूसरा लोकसभा अगर इमरजेंसी को डिसअप्रूव्ड कर दे। ठीक है, अब लास्ट में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ऑप्शन रह रहा है, चलो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट रह रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ वो 4 अमेंडमेंट एक्ट जो आपके इमरजेंसी से रिलेटेड हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।